अब टेनेंट क्या होगा, जब ए बंदा प्रॉपर्टी बी को दे दे जो कि किराया भर रहा है, किराया भर रहा है मतलब जो पर्सन लायबल है रेंट पे करने के लिए तो वो टेनेंट, और जो पर्सन आपका इंटाइटल है रेंट कलेक्ट करने के लिए वो आपका लैंडलॉर्ड। कन्फर करने की बात है एंटाइटलमेंट, एक तो एंटाइटल है और ये आपका लायबल है। एंटाइटल किसके लिए, रेंट कलेक्ट करने के लिए, लायबल किसके लिए, रेंट देने के लिए। तो जो रेंट देगा वो टेनेंट और जो पर्सन रेंट लेगा वो पर्सन आपका लैंडलॉर्ड। इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, सी और एच इसीलिए एक साथ पढ़े हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं पहले बेयर एक्ट के अंदर क्या बोलते हैं। द टेनेंट मीन्स एनी पर्सन बाय हुम और ऑन हुज बिहाफ या फिर ऑन हुज अकाउंट द रेंट इज पेएबल फॉर ए बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एंड इंक्लूड्स ए टेनेंट कंटिन्यूइंग इन द पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी। अब यूँ बात कर रहे हैं कि जो भी पर्सन होगा जो रेंट देने के लिए आपका पेएबल है, जिसके ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज करी गई है कि आप इस बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी कि आप इसके बदले में क्या दोगे, रेंट दोगे, तो वो पर्सन है या तो खुद ही है। दूसरा पर्सन किसको इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर, इंक्लूड्स ए टेनेंट कंटिन्यूइंग इन द पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द। अब बात करके ये प्रॉपर्टी आपने दी, 11 मंथ्स का आपने रेंट एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जी, 11 मंथ आपके लैप्स हो रखे हैं। लैप्स होने के बाद भी जो बी पर्सन है वो इसी प्रॉपर्टी की पोजीशन में है अभी भी। टेनेंसी खत्म होगी, इसका मतलब ये नहीं कि टेनेंट जो पर्सन है वो आपका सीज कर जाएगा कि मेरे को अब टेनेंट नहीं बोल सकते, मैं इसका किराया नहीं दूंगा। जब तक वो प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली उसी की पोजीशन में रहेगी, जब तक वो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करता रहेगा, इवन दो क्या है कि आपका रेंट एग्रीमेंट आपका लैप्स हो गया था, कोई फर्क नहीं पड़ती। टर्मिनेशन ऑफ द एजेंट, आपकी टेनेंसी खत्म हो रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में है और आप रेंट दे रहे हो तो इसका मतलब आपको अभी भी टेनेंट की डेफिनेशन के अंदर ही फॉल करा जाएगा। तो वो पर्सन मतलब जनरली कोई भी पर्सन जो रेंट दे रहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द आपका टेनेंसी, वो जब भी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है उस पर्सन को भी आपने क्या बोलना है यहाँ पे कि वो यहाँ पे टेनेंट बोला जाएगा। और आगे क्या लिखा, टेनेंसी एंड द इवेंट ऑफ सच पर्सन्स डेथ। अब सच पर्सन का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बी पर्सन की डेथ की बात कर रहे हैं कि अगर बी पर्सन की डेथ हो जाती है तो कौन होगा पर्सन जो लायबल रहेगा इस बी के बिहाफ पे ए को रेंट देने के लिए, वो देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ सच पर्सन्स डेथ मतलब जो आपका टेनेंट है उसकी डेथ के सिचुएशन में क्या करा जाएगा, सच ऑफ हिज एयर्स एज आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो आपका शेड्यूल दे रखा है उसके अंदर जिन जिन पर्सन का नाम लिखे हुए हैं वो पर्सन आपके माने जाएंगे कि इस टेनेंट के एयर्स हैं और वो लायबल हो जाएंगे एज ए टेनेंट सेम उसको रेंट देने के लिए। क्या बोलता है, हु आर ऑर्डिनरली रिजाइडिंग विद हिम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब ये बात कर रहा है कि वो पर्सन जो कि शेड्यूल में तो दे रखे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या कि उनमें से कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो इस बी के साथ रह रहे थे। हो सकता है ना कि बी के साथ सी और डी रह रहे हैं, इन दोनों के नाम शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं, तो उसकी लायबिलिटी आ जाएगी कि ये पर्सन आपके लायबल होंगे इसकी डेथ के केस में इनके रेंट पेएबल करने के लिए, क्योंकि ये भी उस घर को यूज़ कर रहे हैं और ये बी भी यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी लायबिलिटी हो जाएगी कि इसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी की जितनी भी रेंट बनता होगा वो ए को दिया जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन प्लेस्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ए बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय इट्स टेनेंट। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब जो बी पर्सन थे, यहाँ वाली सिचुएशन कि ओनर ने प्रॉपर्टी दी थी बी को, बी ने प्रॉपर्टी सी को दे दी। अब ये सब लेट के अंदर आपकी जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो जहाँ पे सब एजेंट होगा ना, मतलब एजेंट ने अपने नीचे कोई पर्सन अपॉइंट कर लिया तो उस पर्सन को उसी सिचुएशन के अंदर लायबिलिटी मानी जाती है जब विद द रिटन कंसेंट ऑफ द मेन प्रिंसिपल आपने उसको अपॉइंट कर रखा हो तब, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं। इसके अंदर यूँ बोल रखा है कि ए पर्सन ने बी को प्रॉपर्टी दी, अगर बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ए पर्सन, ए की रिटन कंसेंट के बिना अगर बी ने प्रॉपर्टी सी को दे दी, देन इट विल बी ए ग्राउंड ऑफ इविक्शन ऑफ सच टेनेंट। अंडर सेक्शन 13 के अंदर आपकी चीज़ क्या कर रहा है कि अगर वो बी पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ए अगर आपने सब लेट कर दिया तो उसको ग्राउंड मिल जाएगा ए को कि इसको वो घर से बाहर निकाल सकता है। दूसरी सिचुएशन, एक तो ये ग्राउंड बन गया, दूसरी चीज़ क्या होगी कि इसको आपने फिर टेनेंट नहीं बोलना, अगर इसने कंसेंट नहीं दी तो फिर तो ये टेनेंट होगा ही नहीं। ये टेनेंट बनाना है तो उसके पर्पज से आपको क्या चाहिए, पहले बी जाएगा ए के पास कि मैं प्रॉपर्टी सी को दे रहा हूँ, तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। अब इसके अंदर क्या लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन प्लेस्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ए बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय इट्स टेनेंट। इस बिल्डिंग का जो टेनेंट है बी,
उसने किसी अदर पर्सन को ऑक्यूपेशन मतलब उसको ऑक्यूपाई करवा दी ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब सब टेनेंसी की बात हो रही है, सब टेनेंट उसने रख लिया विदाउट द परमिशन ऑफ द ए पर्सन, तो इस पर्सन को टेनेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाएगा। अगर विद द परमिशन है तो उसको फिर आपने इसको लैंडलॉर्ड बोल देना, ये टेनेंट हो जाएगा। विदाउट कंसेंट है तो यही टेनेंट रहेगा, ये लैंडलॉर्ड रहेगा, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो यहाँ पे रहे। उस सिचुएशन में अगर ये इसको रेंट नहीं देता तो ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास रेंट नहीं आया, मैं आपको अभी नहीं दूंगा, अगले महीने दूंगा। इनके बीच की लायबिलिटी रहेगी, इसकी लायबिलिटी रहेगी कि आप रेंट पे करते जाओगे। आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब आ गया ना कि बात कि इसने अगर इसको परमिशन दे दी थी रिटर्न में कि आप सी को रख लो, उस केस के अंदर उसको टेनेंट बोला जाएगा। अगर उसने कंसेंट नहीं दी फिर भी रख रहा है तो ये पर्सन आपका टेनेंट नहीं कहलाएगा। और ए पर्सन टू होम द कलेक्शन ऑफ रेंट और फीस in a public market, cart stand, slaughterhouse or rents of the shop has been framed out or leased by the municipal town or notified area committee। इन पर्सन ने जो आपके इंक्लूड कर रखे हैं उन पर्सन्स को आपने टेनेंट नहीं बोलना, क्योंकि अब जैसे टैक्स स्टैंड आपके मार्केट के अंदर है तो उसके अंदर टैक्स स्टैंड के लिए आपका एक कोई ना कोई अध्यक्ष वगैरह जिसको बोलते हो प्रेसिडेंट, आप क्या करते हो अपॉइंट करते हो, उसी की लायबिलिटी रहती है कि उसके रिगार्डिंग जितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी सबके रेंट जो है वो इकट्ठा करते रहेगा, तो उसके तरीके से है। या फिर आपकी म्यूनिसिपल कमेटी ने कोई अपनी पूरी कमेटी के अंदर हो सकता है सोसाइटी में कोई बिल्डिंग बना रखी है वो रेंट पे दे दी, तो उनके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे पर्सन हैं जिनको अपॉइंट किया जाएगा कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप रेंट पे करोगे, आप रेंट इसका कलेक्शन करते जाओगे, तो उन पर्सन की लायबिलिटी रहेगी। वो जो पर्सन आपके सारे हैं ना जितने रहेंगे उसको यूज़ करेंगे, उनको टेनेंट की तरह नहीं बोला जाएगा। ये आपकी टेनेंट की डेफिनेशन थी। तो इसके अंदर आपकी सेक्शन 2 ये आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट कंप्लीट हो गया।